मॉर्निंग 12th क्लास। हाउ आर यू ऑल। अभी जैसा कि आपको पता ही है हमारा यूनिट फर्स्ट का कैपेसिटेंस चल रहा है और कैपेसिटेंस में हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है और उसकी यूनिट्स क्या है उनके बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंडक्टर है उसके ऊपर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज ए कैपेसिटर। तो कंडक्टर जो है उसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कैपेसिटर को आगे बढ़ाने से पहले हम कंडक्टर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर वो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है तो उसको हम क्या, उसकी जो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे वो एक्ट करेगा उसको हमने देखना है। तो जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी जब वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है वो कितनी रहेगी, जीरो बनेगी। देखते हैं कैसे होती है ये। सपोज ये एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये होगी दो प्लेट्स, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेट हमने कर रखा है। सपोज इसकी वैल्यू ई नोट है। ई नोट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो इसके बीच में हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एक कंडक्टर रख दिया। ये कंडक्टर है, इर्रेगुलर शेप का भी है, रेगुलर शेप की बात भी नहीं कर रहे हैं, इर्रेगुलर का है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप इसको इसके अंदर प्लेस करोगे तो आपको पता होता है कि very much of positive and negative charge resides on the conductor। तो कंडक्टर के अंदर जो बहुत सारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो जो इसके अंदर लाई कर रहा है वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट या रिपेल किया जाएगा इन जो बाहर एक्सटर्नल जो चार्जेस रखे हैं उनके थ्रू। तो जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, वो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको करेगा रिपेल और जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उसको करेगा अट्रैक्ट। तो उसको अट्रैक्ट कैसे करेगा ये, तो जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव सारा का सारा जो चार्ज है वो यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो पॉजिटिव है इसका वो मैक्सिमम जो है वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करेगा और उसके कारण वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव है वो इधर इकट्ठा हो जाता है, जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी एक डिस्टेंस बन गया और उसके कारण जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से इस तरह से इधर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ई आई लिख दिया सपोज इसको। वैसे जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका जो नाम है उसको हम बोल देते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वो इसके अंदर इंड्यूस हो गया है, बिकॉज ये कहां पर रखा हुआ है, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब देखते हैं कि जितना इसको पॉजिटिव से नेगेटिव जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना हमने वो अप्लाई किया है, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर उतना ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अंदर भी सेट हो जाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंड्यूस्ड है और जो अप्लाइड है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो यही जो प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो ये हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ये जीरो रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। किसी कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज रहेगा वो भी जीरो रहेगा जब वो किसके अंदर रखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको हमने रख दिया है। तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अब आपको गाउस लॉ पता है, गाउस थ्योरम पता है, वो क्या थी, E डॉट ds का क्लोज्ड सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आता था। तो ये जो थ्योरम है अगर हम अप्लाई कर देते हैं इस केस में, यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो क्या रहेगा, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो इसके अंदर की साइड अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो।
तो ये सारे टर्म्स 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो ये रहेगा 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को भी इधर ले आओ तो क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये बात कहाँ की हो रही है कि जो अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर तो हमने पता किया ही नहीं अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कहाँ है, कैसा है, किस डायरेक्शन में है, इसकी बात नहीं हुई है। सिर्फ अंदर की साइड में इंटरनली किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो जो चार्ज रहेगा वो भी 0 होगा, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर द नेट चार्ज इज 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो चार्ज है वो कंडक्टर के सरफेस पर लाई करेगा। अब ये तो सीधी सी बात हो गई कि चार्ज इसके अंदर तो है नहीं, नेट चार्ज जो एक्सेस चार्ज आप दोगे इसको, जैसे आपने कैपेसिटर में बोला था कि किसी को हम चार्ज देते हैं तो वो उसके ऊपर स्टोर हो जाता है, तो इसको जो आप चार्ज दोगे, अब आपने बता दिया कि एक्सेस चार्ज, जो इसका चार्ज है जो नेट चार्ज 0 वो तो पहले ही था, तो जो एक्सेस चार्ज आपने दिया वो इसके अंदर तो जाएगा नहीं। अगर अंदर तो चार्ज 0 है, एक्सेस चार्ज 0 हो गया, तो अंदर वो अगर नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही लाई करेगा, जिसकी वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, यानी कि एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा लेकिन इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 0 रहेगी। क्लियर हो गया। उसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बाहर की तरफ होगा वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सपोज हम क्या कर देते हैं, मैंने ये इरेगुलर शेप है एक और कंडक्टर मान लिया यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर एक्सेस चार्ज है, यानी कि जो कंडक्टर के अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, जो उसका इंटरनली होता है, नॉर्मल कंडीशन में भी है। हमने मान लो इसको कुछ चार्ज दे दिया, इसके अंदर स्टोर करा दिया, तो इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, सपोज परपेंडिकुलर नहीं है, तो मान लो ये सरफेस का जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ बनना चाहिए, लेकिन हम क्या कर देते हैं, हम ये बना देते हैं, इस तरफ है, मान लो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, साइन थीटा एक कोस थीटा, अगर ये एंगल हमें बताओ तो सपोज एक तो इसका जो कंपोनेंट बन गया, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गया और एक दूसरा इसके 90 डिग्री जो इसके टेंजेंशियल बन जाएगा, तो ये इसका बन गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। मान लो इसका नाम रख दिया मैंने ET और ये हो गया EP, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखते हैं, अगर मान लिया जाए कि इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या करेगा, वो चार्ज को फ्लो करने के लिए, इस साइड में तो सरफेस भी है, तो सरफेस के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो वो क्या करेगा, चार्ज को फ्लो करवाने के लिए फोर्स देगा। तो इसका मतलब है कि इस सरफेस के ऊपर चार्ज फ्लो करेगा, जबकि एक्चुअल में कंडक्टर के ऊपर जब वो आइसोलेट हो करके रख रखा है हमने, तब उसके अंदर से कोई चार्ज फ्लो करता ही नहीं है। जब उसको बाहर ही किसी बैटरी से जोड़ा जाएगा तभी तो वो चार्ज फ्लो करेगा ना, वैसे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये जो है वो हमारे जो एजम्पशन हमने मानी है वो गलत है। क्लियर हो गया। तो इस अगर ये नहीं है, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, तो सारा का सारा जो कंपोनेंट बचेगा, सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कौन सा बचेगा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोपोर्शन एट इज कांस्टेंट फॉर एंटायर सरफेस, यानी कि इसके पूरे कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कंडक्टर है और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इसका जो नेट पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। वो कैसे रहेगी, उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक आपने पढ़ा था। अब वो क्या था, उसमें जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता था वो कुछ ऐसा था, E = -dV/dr। तो ये माइनस साइन जो है वो नेगेटिव साइन क्या बताता था, डायरेक्शन की, दोनों की अपोजिट है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, E = dV/dr। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो क्या होती है, पोटेंशियल का डिफरेंशियल होती है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन होती है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, यही होता है ना। तो इसमें अगर हम क्या करें,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। जीरो इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो आएगा तो इसका मतलब जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता है, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट, v की वैल्यू कांस्टेंट है। सिक्स्थ इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर। मींस कि जो कंडक्टर है हमारे पास, अब यहाँ पर आपको ने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके अंदर चार्ज इसके अंदर जीरो है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज परपेंडिकुलर। सो अब जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जिस भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई चार्ज है तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी वो अलग अलग हो सकती है सेम कंडक्टर के ऊपर। अब वो तो अलग रहेगी क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो हमें पॉजिटिव माननी पड़ेगी, और यहाँ पर ये सारा जो चार्ज है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। तो आपने खाली डेंसिटी पढ़ा है या सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा है, लेकिन अभी यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो कैसा रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी। हालांकि जो सारा का सारा चार्ज है वो कहीं कहाँ पर रहेगा, वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा। तो इसलिए ये जो वर्ड लिखा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी की बात हो रही है, क्योंकि इन साइड तो जो चार्ज है वो नेट चार्ज पहुंच जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब इसको प्रूव, इसकी जो डेंसिटी रहेगी अलग अलग जगह पर अलग हो सकती है। तो जैसे आपने देखा भी होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो इस तरह की जो शेप के कंडक्टर्स लगा रखे होते हैं हमने, या जो ईंट बनाने वाले भट्ठे होते हैं उनके ऊपर भी ऐसे पॉइंटेड एंड्स वाले जो कंडक्टर जो है वो रखा होता है, और उसके जो लेंथ लगा के और वो नीचे ग्राउंड में दिया होता है। इससे क्या हमारे पास सेफ्टी मेजर्स बन जाता है कि जैसे कोई भी आसमान से बिजली गिरती है, जो लाइटनिंग होती है, जब वो गिरती है तो वो बहुत सारा चार्ज होता है उसके अंदर, और वो बहुत सारा चार्ज होता है तो वो सारा का सारा चार्ज जो है यहाँ पर जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं यहाँ पर एरिया बहुत कम हो जाता है, और एरिया कम होने से जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि बहुत सारा चार्ज जो है वो बहुत कम टाइम में एब्जॉर्ब कर सकता है, और चार्ज लेके और वो कहाँ सेंड कर देगा, ये वो ग्राउंड में सेंड कर देगा एकदम से। ठीक है, तो वो सारा का सारा चार्ज जो है वो सेफ्टी के लिए बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो सीधा ग्राउंड में ही चला जाता है, इसलिए ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से एक टॉपिक भी आता है छोटा सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है कि किसी सरफेस को हम अगर किसी चार्ज से, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं तो उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं उसको। तो जैसे यहाँ पर है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेट कर दिया। तो अगर कंडक्टर के अंदर की बात करें, ये कंडक्टर इसके अंदर रखा हुआ है, अगर इसके कंडक्टर होलो कंडक्टर है, ये खाली है अंदर से, तो इस कंडक्टर के इन साइड की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा वो भी हम अपनी डेली रूटीन में इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वो कैसे रहेगा कि जैसे जब बारिश का टाइम होता है, बिजली गिरती है आसमान से, तो आपको बताया जाता है कि ये सेफ रहेगा आपके लिए कि आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठे बजाय कि आप बाहर किसी पेड़ के नीचे जाने के। पूरी की पूरी जो है वो कंडक्टर की बनी हुई है, और जब वो कंडक्टर की है तो उसके अंदर बाहर से आपको कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि आप जो बाहर से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चार्ज आ रहा है उससे आप सेफ रह सकते हैं। तो इसलिए हो जाता है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठिए बजाय कि आप बाहर घूमने के, जब बाहर बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। अब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करनी है कि किसी जगह पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होगी और उसको हमने कैसे मेजर करना है। तो सपोज ये मैंने एक कंडक्टर बना लिया, यहाँ पे ये रेगुलर शेप का ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का जो मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। मान लिया हमने सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है कितनी रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं। सपोज ये इसका जो ये एरिया है वो कितना है, ds है, और इसको हम एनक्लोज कर देते हैं। सपोज इसको हमने कर दिया एनक्लोज इस तरह से, जितना ऊपर की तरफ उतना ही नीचे की तरफ, और ये दोनों साइड से भी एनक्लोज हो गया, और जो टोटल चार्ज है इस पे वो कितना है, क्या होगा इस एरिया के ऊपर। ठीक है,
चार्ज यहाँ पर क्या हुआ है, एरिया इसका ds है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, वो कहाँ होगा, वो बाहर की तरफ होगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे बाहर की तरफ होगा इधर, ठीक है। और फ्लक्स में आपने पढ़ा है कि एरिया को भी हम एक वेक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो एरिया भी एक वेक्टर है और वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि जो ds वेक्टर है वो भी सिर्फ इसी तरफ ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गाउस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। गाउस थ्योरम जब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, गाउस थ्योरम होती क्या है, E डॉट ds का इंटीग्रेशन ऑन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो हमने मान लिया ये यहाँ पर भी क्या है, ये वैक्यूम ही है, इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ही मान लेते हैं। तो इसको खोल देते हैं तो ये कितना आएगा, E ds कोस, कोस दोनों के बीच में एंगल कितना है, E और ds के बीच में 0 ही है, तो कोस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास बनेगा E ds कोस 0 कितना होता है 1, तो ये आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ds का इंटीग्रेशन यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा हमारे पास वो इसका टोटल इस सरफेस एरिया का, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस है ना ये वाला, इसको हमने इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं बनाया है। वो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये कर्व्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास होगा उस वो ही फ्लक्स बनाएगा, वो ही जो है वो फ्लक्स में काउंट होता है। लेकिन जो पैरेलल है इस तरह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। आपने ये फ्लक्स के डेफिनेशन में भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही इंटीग्रेशन उसी का करना होगा, उस एरिया का जो पैरेलल नहीं है, जो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर सिर्फ ये है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है। तो सिर्फ ये एक एरिया बचेगा और ये एरिया कितना है, ds है। तो इसका इंटीग्रेशन होकर ये कितना बन गया, ds। तो ये हो गया E ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर वहां पर हमने चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, क्या हो, एरिया कितना है ds। तो क्या होगी वैल्यू, क्या बनेगी, सिग्मा ds। तो E ds इज इक्वल टू क्या होगी वैल्यू, कितनी होगी, सिग्मा ds डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ds से ds कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये आपकी कई जगह पर आपने यूज करनी है कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। जो चार्ज डेंसिटी रहेगी आपकी वो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन नॉट लिख भी सकते हो इसको आप। और दूसरा अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो इसके साथ हमें एक पर्टिकुलर वेक्टर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज इस तरफ जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, डेंसिटी भी इस तरफ है, इस तरफ हमने क्या कर दिया, एरिया भी उसी तरफ है। तो इसी तरफ हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलरली एक जो यूनिट वेक्टर है वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक यूनिट वेक्टर ऐड करके इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपने ये सारे टॉपिक्स आज के लिए कर रहे हैं।